V97 अध्याय 9 161 तितली सिलहूट्स का नरसंहार। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। लिन युआन को 3 मगरमच्छ खाने वाले मार्श ऊदबिलाव की जरूरत नहीं थी। उन्होंने मार्श मगरमच्छों को खा लिया और इस क्षेत्र में मार्श मगरमच्छों की आबादी को कम करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि लिन युआन के पास अब वेंडी और मेडुसा सांप दानव थे जो मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकते थे। इसलिए पानी में जितने अधिक मार्श मगरमच्छ होंगे लिन युआन के लिए उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा मगरमच्छ खाने वाला मार्श ऊदबिलाव न तो बुद्धिमान था और न ही बड़ा था। वह छिपने में माहिर था और उसे क्षेत्र के बारे में जानकारी थी। यदि वह क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद 3 मगरमच्छ भक्षी दलदली ऊदबिलावों को नहीं मारता तो उसे उनसे तब तक लगातार उत्पीड़न सहना पड़ता जब तक कि वह अंततः क्षेत्र वापस नहीं दे देता। इस प्रकार उन्होंने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को 3 पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में सभी आयामी जीवन रूपों को मारने का निर्देश दिया, क्योंकि उस क्षेत्र में कई मजबूत आयामी जीवन रूप नहीं होने वाले थे। यहां तक कि अगर थे भी तो उन्हें मगरमच्छ खाने वाले मार्श ऊदबिलाव द्वारा बाहर निकाल दिया गया होगा, जैसे मेडुसा सांप दानव को भगाया गया था। लिन युआन जल्द से जल्द इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता था ताकि एंडलेस समर यहां बैरन रिवर ऑनर्किड बर्ड लगा सके। उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि क्षेत्र में कोई भी आयामी जीवन रूप बैरन रिवर ऑनर्किड बर्डी के लिए संभावित खतरा न बन जाए। लिन युआन ने वेंडी या 3 मगरमच्छ खाने वाले मार्श ऊदबिलाव को राइजिंग लिजर्ड के विश्वासियों में बदलने के बारे में सोचा था, लेकिन कनेक्टेड टेल्स के माध्यम से राइजिंग लिजर्ड के साथ अपने संचार के दौरान उन्हें पता चला कि एक प्रेरित के लिए विश्वासियों को स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए टोटेम छाप बनाने के लिए अपने टोटेम से अपने विश्वासी में ऊर्जा स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी। इससे राइजिंग लिजर्ड के टोटेम के अंदर की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। प्रेरित के विश्वासियों की आस्था की शक्ति से ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। राइजिंग लिजर्ड के अनुमान के अनुसार मेडुसा सर्प दानव की आस्था की शक्ति के दैनिक प्रावधान को समाप्त हो चुकी ऊर्जा को पुनः पाटेटपी ने प्राप्त करने में लगभग 2 सप्ताह का समय लगेगा। इसका मतलब यह था कि राइजिंग लिजर्ड के टोटेम को पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनने में 1 महीने का समय लगेगा। दलदली दुनिया में खतरे बहुत थे और यह संभावना थी कि राइजिंग लिजर्ड के विश्वासी के साथ कोई दुर्घटना घट जाए और वह मांस खाने वाले जीवाणुओं का भोजन बन जाए। हर एक विश्वासी का खो जाना एक प्रेरित के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए राइजिंग लिजर्ड को अपने विश्वासियों को सावधानी से चुनने की जरूरत थी। सबसे अच्छा विकल्प एक स्मार्ट आयामी जीवन रूप होगा, या वह जिसमें महान क्षमता और जीवित रहने की इच्छा शक्ति हो। 3 मगरमच्छ खाने वाले मार्श ऊदबिलाव चालाक आयामी जीवन रूप थे और अपने छोटे से क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम थे। हालांकि वे बहुत कमजोर थे। अगर मेडुसा स्नेक डेमन उस समय वेंडी से गर्भवती नहीं होती तो वह 3 मगरमच्छ खाने वाले मार्श ऊदबिलाव के खिलाफ लड़ती। मेडुसा सर्प दानव लिन युआन से बहने वाली जानलेवा आभा को महसूस कर सकता था और उसकी छाती सख्त हो गई। यह दलदली दुनिया में इतने लंबे समय तक रह चुका था कि उसे पता था कि किसी का जीवन अब उस शक्तिशाली जीवन रूप के सामने उसके हाथ में नहीं है जो उसे पलक झपकते ही मार सकता है। उस समय मेडुसा सर्प दानव ने एक नरम और कोमल महिला आवाज सुनी। लिन युआन, जब आपने कहा कि आप इस जगह को साफ करना चाहते हैं, तो क्या आपका मतलब था कि आप इस क्षेत्र के सभी आयामी जीवन रूपों को मारना चाहते थे? लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, फूड स्काई बटरफ्लाई को मार डालो। अब यह तुम्हारे ऊपर है। किसी भी आयामी जीवन रूप को भागने मत दो, लेकिन तुम उन्हें पहाड़ों के बाहर छोड़ सकते हो। मेडुसा सर्प दानव क्षण भर के लिए महिला की आवाज सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि आवाज क्या कह रही है। मेडुसा स्नेक डेमन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ ही देर में कई तितली के आकार के छाया चित्र उड़ रहे थे। वे पंखुड़ियां लग रही थीं जो चुपचाप चारों ओर बिखरी हुई थीं। मेडुसा सर्प दानव एक बुद्धिमान आयामी जीवन रूप था जो अन्य जीवन रूपों की शक्ति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता था। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ही 3 पहाड़ों पर नीली तितली की आकृतियां फैलीं,
सारा जीवन समाप्त हो गया। किल फूड स्काई बटरफ्लाई ने कहा, लिन युआन, अब कोई भी आयामी जीवन रूप मौजूद नहीं है। यहां तक कि कीचड़ में मौजूद कीड़े भी हटा दिए गए हैं। 3 पहाड़ उत्कृष्ट प्राकृतिक अवरोध हैं जो दलदल से आयामी जीवन रूपों को पूरी तरह से रोक सकते हैं। अब मुझे बस प्रवेश द्वार की रक्षा करनी है और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कोई भी अन्य आयामी जीवन रूप जमीन से सुरंग नहीं बनाएगा। लिन युआन ने जवाब दिया, चलो 3 पहाड़ों के प्रवेश द्वार पर उतरें और आसपास के वातावरण की जांच करें। अगर हम मुख्य दुनिया में उसी क्षेत्र को साफ करते तो लिन युआन को भी उसे साफ करना पड़ता। हालांकि दलदली दुनिया में यह आसान था। लगभग 1 घंटे में मांसभक्षी जीवाणुओं ने मृत आयामी जीवन रूपों को पूरी तरह खा लिया। वेंडी ने अपना रूप बदलकर मेडुसा बना लिया और लिन युआन के शरीर पर चढ़ गई। जब वह उसे ले जा रहा था तो उसे याद आया कि वह किस तरह से चूसी को ले जाता था। किल फूड स्काई तितली अपने पंख फड़फड़ाते हुए 3 पर्वतों के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। जैसे ही वह 3 पहाड़ों के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, लिन युआन ने तुरंत खुद को कीचड़ में धंसता हुआ महसूस किया। उसने अपनी पीठ पर लगे पंखों का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह जानना चाहता था कि दलदली दुनिया की जमीन में कितनी नमी है। अंततः लिन युआन की पिंडलियां डूब गईं। युआन ने जमीन की नमी देखकर भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी क्योंकि जहां तक नजर जाती थी वहां तक दलदल ही दलदल था। जब लिन युआन 3 पहाड़ों के केंद्र की ओर चला तो जमीन कम नम हो गई। फिर भी पहाड़ों का मध्य भाग भी कुछ हद तक नम था। लिन युआन ने अपने आगे दलदल में कई लंबे लंबे जीव देखे। वे बिल्कुल लकड़ियों जैसे लग रहे थे जिन्हें लोग सीढ़ियों के रूप में इस्तेमाल करते थे। हालांकि वे वास्तव में दलदली मगरमच्छ थे जो दलदल से पानी पीने के लिए अनजान दलदली जानवरों का इंतजार कर रहे थे। दुर्भाग्यवश अन्य आयामी जानवरों को किल फूड स्काई बटरफ्लाई द्वारा पूरी तरह से हटा दिया गया था और वे पानी पीने के लिए दलदल में नहीं आ रहे थे। ये दलदली मगरमच्छ मूर्ख नहीं थे और जब उन्हें पता चला कि वहां कोई दलदली जानवर नहीं है तो वे शीघ्र ही वहां से चले गए और कहीं और चले गए। लिन युआन उन्हें जाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसे लगा कि वे 3 पहाड़ों के बीच के क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं जो हाई आयामी जीवन रूपों या अन्य दलदली जानवरों को उनके पास आने या उनकी आभा छोड़ने से रोकता है। उसने अपना सिर घुमाया और स्पष्ट रूप से भयभीत मेडुसा सांप दानव से कहा, तुमने कहा था कि तुम मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकते हो। क्या तुम पहले इन 100 को नियंत्रित कर सकते हो? वे मेरे लिए उपयोगी हैं। मेडुसा सांप दानव ने जल्दी से जवाब दिया, यह सरल है। मुझे केवल अपने प्राकृतिक कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता है और मैं उन्हें आसानी से नियंत्रित करने और उन्हें दलदल के किनारे के करीब रहने में सक्षम हो जाऊंगा। क्या आप दलदल के मगरमच्छों को प्रेरित को खिलाने जा रहे हैं? मेडुसा सर्प दानव ने धीरे धीरे अपने शरीर को घुमाया और कई तरह की आवाजें निकाली। अब चूंकि वह दलदली दुनिया की भाषा समझ और बोल सकता था, इसलिए उसे यह समझने में कोई परेशानी नहीं हुई कि मेडुसा सर्प दानव क्या कहना चाह रहा था। लिन युआन को मेडुसा सर्प दानव की आवाज उत्कृष्ट नहीं लगी क्योंकि यह चिमी की आवाज से काफी कम थी। हालांकि दलदल में रहने वाले मगरमच्छों की राय स्पष्ट रूप से भिन्न थी क्योंकि वे पानी में इधर उधर छटपटाने लगे। सभी मार्श मगरमच्छ मेडुसा सांप दानव की ओर तैरने लगे। मार्श मगरमच्छों के आकार से लिन युआन ने अनुमान लगाया कि वे ज्यादातर श्रेणी 3 और 4 के थे। उनमें से एक 7 मीटर लंबा श्रेणी 7 कैटेगरी का मार्श मगरमच्छ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि क्लास 6 मेडुसा स्नेक डेमन इतना शक्तिशाली होगा कि क्लास 7 मार्श मगरमच्छ को आकर्षित कर सके। इसके अलावा क्लास 7 मार्श मगरमच्छ ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मेडुसा स्नेक डेमन पर हमला करने का इरादा रखता हो। उसने मेडुसा सर्प दानव को यह कहते सुना कि मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित करना उसका स्वाभाविक कौशल है। लेकिन स्वाभाविक कौशल क्या था? उस समय मेडुसा सांप दानव ने कहा, प्रभु, यदि आप लॉर्ड एपोस्टल को नाश्ता देना चाहते हैं तो ये मार्श मगरमच्छ कुछ दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। आपको दलदल में बड़ी मात्रा में ताज़ा खून डालना होगा जो अधिक संख्या में मार्श मगरमच्छों को आकर्षित करेगा। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाला खून न डालें
क्योंकि यह बहुत सारे मार्श मगरमच्छों को आकर्षित करेगा। हालांकि मैं उन्हें अन्य मेडूसा स्नेक राक्षसों की तुलना में बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए गाना गा सकता हूं, लेकिन मार्श मगरमच्छों में से सबसे उच्च श्रेणी जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं वह कक्षा 7 है। मेरे गाने का कक्षा 8 के मार्श मगरमच्छों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां मौजूद कक्षा 7 के मार्श मगरमच्छ को नियंत्रित करने के लिए मुझे 1 घंटे की आवश्यकता होगी। आपको यहां मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो मैं आपके आभा का अनुसरण करके आपके पास वापस आ जाऊंगा। लिन युआन खुद को उत्सुक होने से नहीं रोक सका। अब उसे पता चल गया था कि मेडुसा स्नेक डेमन मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित करने के लिए गाना गाने में कुशल था। लेकिन क्या वेंडी में भी यह प्रतिभा थी? उन्होंने इस स्थान को चिह्नित करने के लिए क्लेन हब का उपयोग करने का निर्णय लिया, ताकि वे ट्रू डेटा का उपयोग करके आयामी जीवन रूपों की विशेषताओं की जांच कर सकें। जिस तरह से मेडुसा सर्प दानव ने उसे संबोधित किया, उससे वह उसके सम्मान और भय को महसूस कर सकता था। उसने उसे आदरपूर्वक संबोधित किया, मानो वह कोई उच्चतर प्राणी हो। लिन युआन ने अपने हाथ की एक लहर से पत्ती के आकार के भंडारण बॉक्स से राइजिंग छिपकली को बुलाया। उभरती छिपकली उसे घूर कर देखने लगी। जब उसने क्लास 6 मेडुसा जायंट छिपकली को खाया था, तो उसके 4 सिरों को मेडुसा जायंट छिपकली के 10 मीटर लंबे शरीर को खाने में आधे घंटे का समय लगा था। इस तरह लिन युआन ने क्लास 6 मेडुसा जायंट छिपकली और राइजिंग छिपकली दोनों को डायमंड फेव स्टोरेज बॉक्स में संग्रहित किया था। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि राइजिंग लिजर्ड क्लास 6 मेडुसा जायंट लिजर्ड को खाने के बाद क्लास 5 में विकसित हो जाएगा। राइजिंग लिजर्ड 16 मीटर से बढ़कर 20 मीटर हो गई तथा यह लंबी और चौड़ी भी हो गई। यद्यपि इसकी लंबाई केवल 4 मीटर ही बढ़ी थी, फिर भी इसका शरीर पहले से कहीं अधिक मजबूत था। इसके अतिरिक्त अब उसके 4 के बजाय 5 सिर हो गए। सबसे अजीब परिवर्तन यह था कि अब 5 सिरों में से प्रत्येक के पास एक सर्पिल सींग था, जो उभरती हुई छिपकली की पूंछ जैसा दिखता था। प्रत्येक सींग 2 मीटर लंबा और बहुत तेज था। अगर राइजिंग लिजर्ड आगे बढ़ता है तो वह अपने सिर का इस्तेमाल एक प्रहारक के रूप में कर सकता है। यहां तक कि क्लास 7 मार्श सॉइल रॉक टर्टल भी सींग वाले हमले से खुद को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। लिन युआन को लगा कि राइजिंग लिजर्ड एक जीवित हत्या मशीन बन गई है। उसने आसमान में राइजिंग छिपकली की दहाड़ को देखते हुए कहा, मेडुसा सांप दानव के साथ यहीं रहो, मैं बाद में तुम्हारे साथ आऊंगा। लिन युआन क्षेत्र के केंद्र की ओर चला गया। 10 मिनट तक चलने के बाद लिन युआन ने देखा कि वह अब केवल अपने टखनों तक ही डूबा था। कुछ और मिनट चलने के बाद उसने ईथरियल जेलीफिश के एक तंतु को जमीन पर फेंक दिया। इस क्षेत्र की नमी का स्तर बैरन रिवर आर्किड बर्ड के विकास के लिए आदर्श होगा। उसने अपने 4 काले पंख फड़फड़ाए और क्षेत्र के केंद्र की ओर उड़ गया। 3 पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र छोटा नहीं था और केंद्र तक पहुंचने में लिन युआन को 5 मिनट लगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह क्षेत्र रेडबर्ड शहर के 1/4 से थोड़ा बड़ा था। लिन युआन के लिए अपना क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह पर्याप्त जगह थी। उन्होंने मन ही मन मॉर्बियस से कहा, मॉर्बियस, मैंने इस क्षेत्र को चिह्नित करने के लिए क्लेन हब का उपयोग करने का निर्णय लिया है। मॉर्बियस और लिन युआन दोनों ने क्लेन हब को सक्रिय किया और जमीन पर एक गहरा लाल रंग का स्वरूप प्रकट हुआ, और बिल्कुल वही स्वरूप स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में क्लेन हब पर भी प्रकट हुआ। जिस क्षण क्लेन हब दलदली दुनिया में प्रकट हुआ, दलदली दुनिया का द्वार खुल गया। लिन युआन दरवाजे से होकर स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस चला गया और फिर दलदली दुनिया के दरवाजे से वापस लौटा। उस क्षण तक लिन युआन ने अंततः दलदली दुनिया में अपना क्षेत्र स्थापित कर लिया था। लिन युआन के सिर में मॉर्बियस की आवाज गूंजी, युआन, मैंने दलदली दुनिया को चिह्नित कर दिया है। अब आप दलदली आयामी जीवन रूपों की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। लिन युआन की नजर तुरंत सो रही वेंडी पर पड़ी, जो एक बच्चे की तरह उससे लटक रही थी। उन्होंने ट्रू डेटा का उपयोग किया और वेंडी के गुण उनके सामने प्रकट हो गए। एलियन जानवर का नाम, सांप परिवर्तन मेडुसा, जीवन रूप अवस्था, प्रेरित एलियन जानवर वर्ग, कक्षा 1, विश्वास की शक्ति, अत्यंत कमजोर, विश्वास टोटेम, 3 फूल सांप आंखें, टोटेम, प्राकृतिक कौशल, स्नेक फ्रंटियर प्लेग्राउंड,
यह अपने आसपास के सांप प्रकार के परियों की वृद्धि को गति दे सकता है और अपने आसपास के सांपों के जहर का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ा सकता है। इसके आसपास के सांपों को अपने बालों में बदलकर पोषित किया जा सकता है, जबकि यह अन्य सांपों के जहर को शुद्ध करता है और अपनी भयावह आंखों का उपयोग करके इसे फैलाता है। जंगली पौधों का स्नेह। जब यह अपनी आभा छोड़ता है तो यह अपने आसपास के मांसाहारी पौधों का स्नेह प्राप्त कर सकता है। यह मांसाहारी पौधों को शांत करने और उनकी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गा भी सकता है। विश्वास क्षमता। विश्वासी परिवर्तन। टोटेम में ऊर्जा का एक हिस्सा एक आस्तिक में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसे आयामी जीवन रूप से इष्ट आस्तिक में बदल दिया जा सके। लिन युआन ने वेंडी के सच्चे डेटा पर विचार करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने एक आयामी जीवन रूप के सच्चे डेटा और एक परी के सच्चे डेटा के बीच विशाल अंतर देखा। उनका यह अनुमान भी सही था कि प्रेरित एक प्रकार का पद है। एपोस्टल तक पहुंच चुके आयामी जीवन रूप विश्वास की शक्ति का उपयोग कर सकते थे जो टोटेम से आती थी। वर्तमान में वेंडी का 3 फ्लावर स्नेक आइज टोटेम बेहद कमजोर था। वेंडी के 2 प्राकृतिक कौशलों पर उसने भौहें चढ़ाईं। अब उसे पता था कि वेंडी के पास अन्य मेडूसा की तरह बालों के लिए सांप क्यों नहीं थे, क्योंकि उसे अपने सांप बालों की देखभाल करने की जरूरत थी। वेंडी अपने बालों में मौजूद सांपों का जहर अपनी आंखों में भर सकती थी और अपनी डरावनी निगाहों से उसे बाहर निकाल सकती थी। इसका मतलब यह था कि वेंडी जितने ज्यादा मजबूत सांप पालती, उसकी आंखें उतनी ही मजबूत होती। वह वेंडी के लिए खुश था कि उसने उसके साथ एक अनुबंध किया था। दलदली दुनिया में सांप प्रकार के आयामी जीवन रूप बहुत अधिक नहीं थे और उनमें से अधिकांश बहुत बड़े, गैर जहरीले थे और हमला करने के लिए अपने शरीर पर निर्भर थे। ये सांप वेंडी के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं होंगे। विशाल दलदली दुनिया में विभिन्न सांप प्रकार के परियों को ढूंढना आसान नहीं होगा। हालांकि मुख्य दुनिया सांप प्रकार के परियों से भरी हुई थी। मुख्य विश्व में अधिकांश सांप प्रकार के परी विषैले थे और लगातार अपने विश्व की शक्ति बढ़ाते रहते थे। लिन युआन दलदली दुनिया में अविश्वसनीय रूप से विषैले सांप जैसे परियों को ला सकता था ताकि वेंडी उनके बालों में उनका पालन पोषण कर सके। अंततः सभी विषैले सांपों के विष के संयोजन से एक घातक उत्परिवर्ती विष पैदा होगा जिसे वेंडी अपनी आंखों का उपयोग करके छोड़ सकेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेंडी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य सांप प्रकार के परियों के विष का उपयोग कर सकती थी। स्नेक फ्रंटियर प्लेग्राउंड ने न केवल वेंडी को अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने की अनुमति दी, बल्कि उसे अस्थायी रूप से अपनी मां क्लास 6 मेडुसा स्नेक डेमन की शक्ति को पार करने की क्षमता भी दी। जहां तक वाइल्ड प्लांट अफेक्शन की बात है, लिन युआन को लगा कि यह मेडुसा स्नेक डेमन के मार्श क्रोकोडाइल सॉन्ग से काफी मिलता जुलता है। अंतर केवल इतना था कि मार्श क्रोकोडाइल सॉन्ग मार्श मगरमच्छों के लिए था, जबकि वाइल्ड प्लांट अफेक्शन मांसाहारी पौधों के लिए था जो मार्श दुनिया की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थे। युआन को अचानक याद आया कि रेड थॉर्न भी एक मांसाहारी पौधा है। हालांकि रेड थॉर्न अभी भी गहरी नींद में था क्योंकि उसने 2 स्रोत बीजों को मिला दिया था। जंगली पौधों के प्रति लगाव के कारण वेंडी को मांसाहारी पौधों का स्नेह प्राप्त हुआ। यह संभावना थी कि जब रेड थॉर्न जागेगा तो वह भी वेंडी की ओर आकर्षित होगा और वे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। लिन युआन के पास अभी भी विश्वास परिवर्तन के लिए कोई योजना नहीं थी। विश्वासी परिवर्तन एक जीवन रूप को एक आयामी जीवन रूप से इष्ट विश्वासी में बदल सकता है। वेंडी अभी अभी प्रेरित बनी थी और अभी भी उसके पास कोई विश्वासी नहीं था, इसलिए लिन युआन उसे विश्वासी परिवर्तन का उपयोग करने का निर्देश नहीं दे सका। उन्होंने महसूस किया कि सभी प्रेरितों में विश्वास परिवर्तन की क्षमता थी, लेकिन उन्होंने अभी तक राइजिंग लिजर्ड का ट्रू डेटा नहीं देखा था, इसलिए उनका विश्वास अभी भी एक अपुष्ट अनुमान था। तभी जमीन हिलने लगी। एक बड़ा सा जीव जमीन पर दौड़ता हुआ उसकी ओर आ रहा था। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उभरती हुई छिपकली उसकी ओर तेजी से आ रही है। राइजिंग लिजर्ड मेडुसा सर्प दानव से कहीं अधिक तेज दौड़ रही थी, लेकिन मेडुसा बहुत अधिक पीछे न रह जाए इसकी पूरी कोशिश कर रही थी। लिन युआन ने राइजिंग छिपकली की जांच करने के लिए सच्चे डेटा का उपयोग किया। एलियन जानवर का नाम मेडुसा विशालकाय छिपकली। जीवन रूप अवस्था प्रेरित एलियन जानवर वर्ग कक्षा 5। विश्वास की शक्ति
अत्यंत कमजोर प्रेरित टोटेम, बहुसिर वाली छिपकली टोटेम, प्राकृतिक कौशल, हड्डी को मजबूत बनाना, विकास की दर को कम करके अवशोषित पोषक तत्वों को हड्डी में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे इसकी ताकत बढ़ जाती है। बहुसिर वाला शरीर, कक्षा में प्रत्येक विकास के साथ एक नया सिर जोड़ा जाता है। पिछले सिर भी विकसित होंगे। सिर एक ही आत्मा से जुड़े होते हैं और उनमें समान मात्रा में शक्ति होती है। जब तक एक सिर रहता है, मेडुसा विशालकाय छिपकली जीवित रह पाएगी। जीविका का सेवन क्षतिग्रस्त सिर को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकता है। विश्वास क्षमता, विश्वासी परिवर्तन, टोटेम में ऊर्जा का एक हिस्सा एक आस्तिक में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसके जीवन के दृष्टिकोण को आयामी जीवन रूप से इष्ट आस्तिक में बदल दिया जा सके। लिन युआन को अब पता चल गया था कि उसका अनुमान सही था। सभी प्रेरितों में विश्वास परिवर्तन की क्षमता थी। राइजिंग लिजर्ड और वेंडी दोनों की विश्वास शक्ति बेहद कमजोर थी। उन्होंने महसूस किया कि यदि उन्हें अधिक आस्था शक्ति प्राप्त हो जाए तो उन्हें विश्वास परिवर्तन के साथ साथ अधिक आस्था क्षमताएं भी प्राप्त हो जाएंगी। लिन युआन को अंततः समझ में आ गया कि राइजिंग लिजर्ड कक्षा 4 से कक्षा 5 तक विकसित होने के बाद क्यों महत्वपूर्ण रूप से बदल गया था। जब भी राइजिंग लिजर्ड विकसित होता तो उसे एक नया सिर मिलता और उसके पिछले सिर भी विकसित होते। उदाहरण के लिए, राइजिंग लिजर्ड के वर्ग 4 से वर्ग 5 में विकसित होने के बाद प्रत्येक सिर पर 2 मीटर लंबा सींग दिखाई दिया। सिरों की संख्या में वृद्धि के रूप में लक्ष्य के आकार में वृद्धि से भी राइजिंग लिजर्ड कमजोर नहीं होगा। प्रत्येक सिर एक हथियार था जो युद्ध के दौरान हमला कर सकता था, बचाव कर सकता था और बलिदान किया जा सकता था। एक बार जब राइजिंग छिपकली पोषण खा लेती तो सिर फिर से उगाते। इससे राइजिंग लिजर्ड की जीवित रहने की क्षमता में काफी वृद्धि हुई। प्रत्येक नए सिर के साथ आने वाले विकास लिन युआन के लिए आश्चर्य की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। लिन युआन ने साधारण अस्थि सुदृढ़ीकरण का उपहास नहीं किया, बल्कि उसे लगा कि यह बहुसिर वाले शरीर से कहीं अधिक उपयोगी है। जब राइजिंग लिजर्ड का विकास एपोस्टल में हुआ तो उसके आकार में हुई वृद्धि ने लिन युआन को स्तब्ध कर दिया। कक्षा 5 में यह पहले से ही लगभग 20 मीटर लंबा था। कक्षा 8 में विकसित होने के बाद यह जिस आकार तक पहुंचेगा वह अकल्पनीय था। जीवन का स्वरूप जितना बड़ा होता गया, उसकी हड्डियां उतनी ही महत्वपूर्ण होती गईं। उन्हें चुस्त और गतिशील रहने के लिए मजबूत हड्डियां जरूरी थीं ताकि वे अपने शरीर के वजन से कुचले न जाएं। राइजिंग लिजर्ड के इतने बड़े और मजबूत बनने में हड्डियों के सुदृढ़ीकरण की बड़ी भूमिका थी। इसकी घनी हड्डियां इसे युद्ध के दौरान शारीरिक हमला करने में सक्षम बनाती थीं। इसके अलावा उसके सींग, पंजे और दांत सभी हिरन की हड्डियां थीं। इस प्रकार अस्थि सुदृढ़ीकरण ने अपनी आक्रमण शक्ति भी बढ़ा दी। लिन युआन को अब पता चल गया था कि राइजिंग लिजर्ड एक भौतिक प्रकार की प्रेरित थी, जबकि वेंडी एक जादू प्रकार की प्रेरित थी। जब इनका संयोजन में उपयोग किया जाता है तो वे दलदली दुनिया में एक दूसरे का अच्छा सहयोग कर सकते हैं। वेंडी के वाइल्ड प्लांट अफेक्शन ने उसे मांसाहारी पौधों को भी अपना अनुयायी बनाने की अनुमति दी, जबकि राइजिंग लिजर्ड अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों को भी अपना अनुयायी बना सकता था। न तो वेंडी और न ही राइजिंग लिजर्ड के विश्वासियों का चयन एक दूसरे के हितों का उल्लंघन करेगा। यह सर्वोत्तम संभव परिणाम था। लिन युआन ने फिलहाल अधिक आयामी जीवन रूपों को प्रेरित बनने के लिए पूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई का अनुभव करने में मदद करने के लिए स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। यह स्रोत प्रकार की शक्ति की बर्बादी होगी, क्योंकि स्थान इतना बड़ा नहीं था कि अधिक प्रेरितों को समायोजित किया जा सके और विश्वासियों की उनकी पसंद में भी बदलाव हो सकता था। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी द्वारा कानून स्रोत क्रिस्टल से स्रोत प्रकार की शक्ति को अवशोषित करके पूर्ण कानून विकसित करने से लिन युआन की शक्ति में वृद्धि होगी। जब उन्होंने नाइट क्रो विदर अटैक का प्रयोग किया तो उन्हें तलवार कौशल की शक्ति का अनुभव हुआ। इसलिए उन्होंने एक और तलवार कौशल हासिल करने के लिए एक और पूर्ण कानून को कानून की दुनिया में विकसित करने के लिए स्रोत प्रकार की शक्ति का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि उन्हें इस बारे में सावधानी से सोचने की जरूरत थी कि कौन सा कानून विकसित किया जाए।
डार्क डेथ लॉ की शक्ति के साथ लिन युआन को अब अपने गुप्त हथियारों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। नाइट क्रो विदर अटैक एक आक्रामक क्षमता थी। इस प्रकार लिन युआन को एक अन्य प्रकार की क्षमता वाले कानून की दुनिया को चुनने की आवश्यकता थी। राइजिंग लिजर्ड के ट्रू डेटा की जांच करने के अलावा वह क्लास 6 मेडूसा स्नेक डेमन के लिए भी ऐसा करना नहीं भूले। एलियन जानवर का नाम मेडूसा सांप दानव, जीवन रूप अवस्था, आयामी जीवन रूप, एलियन जानवर वर्ग, कक्षा 6, टोटेम आस्था, बहु सिर वाली छिपकली टोटेम, प्राकृतिक कौशल, मार्श मगरमच्छ गीत। गीत का उपयोग समान या निम्न वर्ग के मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। कक्षा 6 मेडूसा स्नेक दानव एक आयामी जीवन रूप था, इसलिए इसका सच्चा डेटा वेंडी और राइजिंग छिपकली जैसे प्रेरितों की तुलना में बहुत सरल था। इसमें केवल एक ही प्राकृतिक कौशल था। इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि पूर्ण स्रोत प्रकार की सफाई से नए प्राकृतिक कौशल सामने आएंगे। लिन युआन ने पहले ही मार्श मगरमच्छ के गाने को काम करते हुए देखा था। इसने अनिवार्य रूप से मेडूसा स्नेक डेमन की मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित करने की क्षमता को बढ़ाया। यह लिन युआन के लिए मददगार था कि मेडूसा स्नेक डेमन का मार्श मगरमच्छ को नियंत्रित कर सकता था। कम से कम राइजिंग लिजर्ड की भविष्य की खाद्य आपूर्ति सुरक्षित हो गई। लिन युआन ने पूछा, उगते छिपकली, मेडूसा सांप दानव को अपना आस्तिक मानने के लिए आपने कितनी आस्था शक्ति का उपयोग किया? राइजिंग लिजर्ड ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, जबकि मेरी आस्था शक्ति बेहद कमजोर है, मेरे पास सिर्फ 3 बार बिलीवर चेंज का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त है। मेडूसा स्नेक डेमन पर बिलीवर चेंज का इस्तेमाल करने के बाद मैं 3 दिनों के लिए कमजोर अवस्था में चली जाऊंगी। जब मेडूसा सांप दानव ने अंततः राइजिंग छिपकली को पकड़ लिया तो लिन युआन की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे पसंदीदा विश्वासी के रूप में पदोन्नत करने का इरादा था। मार्श आयामी जीवन रूप बिना कहीं बसे समुद्र में घूमते रहते थे। उन्हें सोते समय भी सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि कोई भी छोटी सी चूक उनकी जान ले सकती थी। जब कोई व्यक्ति आस्तिक बन जाता था तो उसे प्रेरित का कुलदेवता प्रदान किया जाता था। विश्वासियों को दलदली दुनिया में सामान्य आयामी जीवन रूपों की तुलना में उच्च दर्जा प्राप्त था। मेडूसा सर्प दानव को टोटेम प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह आस्तिक बनने के तुरंत बाद ही अनुग्रह प्राप्त आस्तिक बन जाएगा। जब कोई अनुग्रह प्राप्त विश्वासी बन जाता है तो उसके जीवन के हर पहलू में सुधार आ जाता है। आस्तिक का विशिष्ट कौशल भी टोटेम के अनुसार विकसित होगा। अपने विश्वासी को पसंदीदा विश्वासी के रूप में बढ़ावा देने से आपको क्या लाभ होगा? राइजिंग लिजर्ड ने अपने 5 सिर हिलाते हुए कहा, पसंदीदा विश्वासी सामान्य विश्वासियों की तुलना में अधिक आस्था शक्ति प्रदान करते हैं और वे अपने दम पर आस्था शक्ति का उपयोग करने में भी सक्षम हैं। वे अपने प्रेषित को देने से पहले आस्था शक्ति को इकट्ठा भी कर सकते हैं। मेडूसा स्नेक दानव मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए यह मार्श मगरमच्छों से आस्था शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होगा। मुझे नहीं लगता कि मेडूसा स्नेक दानव को इष्ट विश्वासी के रूप में बढ़ावा देने में कोई नुकसान है। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, तुम अभी बिलीवर चेंज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जब तुम कमजोर अवस्था में हो तो यहीं रहो। मैं किल फूड स्काई बटरफ्लाई को तुम्हारी रक्षा करने का निर्देश दूंगा। एक बार जब तुम फिर से मजबूत हो जाओ तो तुम इलाके की खोज शुरू कर सकते हो। मेडूसा सर्प दानव को अब पूरा विश्वास हो गया था कि वह आस्तिक से अनुग्रह प्राप्त आस्तिक में विकसित हो जाएगा। वह बहुत खुश था और उसने राइजिंग लिजर्ड की क्षतिपूर्ति के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया और आशा व्यक्त की कि राइजिंग लिजर्ड इससे अधिक प्रसन्न होगा। लॉर्ड राइजिंग लिजर्ड, मेरा नाम स्केल कॉन्क्यूबाइन है। जिस मेडूसा जायंट लिजर्ड से मैंने शादी की थी उसे मार दिया गया। मेरे सांप के बाल दूसरी मेडूसा जायंट लिजर्ड को आकर्षित कर सकते हैं और आप चुन सकेंगे कि उनमें से किसे खाना है या किसे अपना विश्वासी मानना है। लिन युआन ने आश्चर्य से स्केल कॉन्क्यूबाइन को देखा। यह बिल्कुल काली विधवा मकड़ी की तरह थी।
काली विधवा मकड़ी आमतौर पर अपने बच्चे पैदा करने के लिए अपने साथी को मार देती है। स्केल कॉन्क्यूबाइन ने अपनी आभा का इस्तेमाल मेडुसा जायंट छिपकलियों को आकर्षित करने के लिए किया, लेकिन उनके साथ अनुबंध बनाने का इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्हें राइजिंग छिपकली का शिकार बनना था और चारा बनना था, जिससे उसके विकास की दर बढ़ गई। लिन युआन स्केल कॉन्क्यूबाइन की प्रशंसा करना चाहता था। यह एक प्रतिभा थी। स्केल कॉन्क्यूबाइन के साथ राइजिंग लिजर्ड के पास मेडुसा की सभी विशालकाय छिपकलियां होंगी, जिन्हें उसे विकसित होने के लिए खाने की जरूरत होगी। लिन युआन को एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी। उभरती छिपकली ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मेडुसा सर्प दानव पर अपना सिर पटक दिया। राइजिंग लिजर्ड पर बहुसिर वाली छिपकली टोटेम एक एम्बर चमक के साथ प्रकाशित हुई और स्केल कॉन्क्यूबाइन के टोटेम में बह गई। जैसे ही विश्वास की शक्ति स्केल कॉन्क्यूबाइन में प्रवाहित हुई, उसकी त्वचा झुर्रीदार हो गई और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण फिसल जाएगी। यद्यपि मेडुसा सर्प दानव एक मानव आकार का जीवन रूप था, लेकिन विकसित होने पर यह किसी भी अन्य सर्प प्रकार के परी के समान ही अपना रूप बदल लेता था। स्केल कॉन्क्यूबाइन की झुर्रीदार त्वचा का रंग गहरा हो गया और यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उसके शरीर के अंदर क्या हो रहा था। जब राइजिंग लिजर्ड के बहुसिर वाले छिपकली टोटेम ने चमकना बंद कर दिया, तो स्केल कॉन्क्यूबाइन ने उसकी त्वचा में इधर उधर छटपटाना शुरू कर दिया और जल्द ही 4 भुजाएं उभर आईं। 4 पतली भुजाओं ने स्केल कॉन्क्यूबाइन की झुर्रीदार त्वचा को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फेवर्ड बिलीवर में तब्दील होने के बाद स्केल कॉन्क्यूबाइन का सिर एक पूरे सिर जितना बड़ा हो गया था। जब वह खड़ा हुआ तो उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा जमीन से चिपका हुआ था। इससे ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ 1.7 मीटर लंबा था, लेकिन अब यह वास्तव में 1.9 मीटर लंबा हो गया था और लिन युआन से 10 सेंटीमीटर लंबा था। हालांकि सबसे बड़ा परिवर्तन 2 नए हथियार थे। स्केल कॉन्क्यूबाइन अपने पिछले 2 हाथों से 3 ऊर्जा तीर चला सकती थी। अब जब वह उस संख्या से दुगनी संख्या में तीर चला सकती है, तो स्केल कॉन्क्यूबाइन की युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई है। इसके सांप के बाल भी मोटे थे। सांप सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, बल्कि स्केल कॉन्क्यूबाइन की हमलावर शक्ति का सबसे मजबूत स्रोत थे। लिन युआन ने स्केल कॉन्क्यूबाइन की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। एलियन जानवर का नाम, मेडुसा सांप दानव, जीवन रूप अवस्था, आयामी जीवन रूप इष्टास्तिक, एलियन जानवर वर्ग, कक्षा 6, टोटेम आस्था, बहुसिर वाली छिपकली टोटेम, प्राकृतिक कौशल, मार्श मगरमच्छ गीत। यह गीत एक वर्ग ऊपर तक के मार्श मगरमच्छों को बुलाने और आकर्षित करने के लिए गाया जाता है। 1 घंटे तक गीत सुनने के बाद मार्श मगरमच्छ पूरी तरह से मोहित हो जाएंगे और पूरी तरह से मेडुसा सांप दानव के अधीन हो जाएंगे। लिन युआन ने देखा कि पसंदीदा आस्तिक बनने के बाद स्केल उपपत्नी की जीवन शैली बदल गई थी। इसके अलावा स्केल कॉन्क्यूबाइन को कोई नया प्राकृतिक कौशल हासिल नहीं हुआ। हालांकि मार्श क्रोकोडाइल सॉन्ग में काफी बदलाव आया था। पहले केवल उसी वर्ग या उससे नीचे के मार्श मगरमच्छों को ही नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन अब स्केल कॉन्क्यूबाइन अपने से एक वर्ग ऊपर के मार्श मगरमच्छों को भी नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब यह था कि मेडुसा सर्प दानव अब कक्षा 8 के मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकता था। इसके अलावा अब नियंत्रण पूरी तरह से सही था। लिन युआन ने मेडुसा सांप दानव से पूछा, क्या आप पहले की तुलना में अधिक मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकते हैं? वह जानना चाहता था कि क्या स्केल कॉन्क्यूबाइन की नियंत्रण क्षमता में सुधार हुआ है। स्केल कॉन्क्यूबाइन ने जल्दी से जवाब दिया, पहले मैं 300 मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित करने में सक्षम थी, लेकिन अगर वे कक्षा 7 के थे तो केवल 3 को नियंत्रित कर सकती थी। अब बहुत सारे मार्श मगरमच्छ मेरी ओर इकट्ठा होंगे और मैं अब 5 गुना संख्या में मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकती हूं। मैं बिना किसी समस्या के 1000 को नियंत्रित कर सकती हूं, लेकिन 1500 को नियंत्रित करना एक कठिन काम होगा। हालांकि मैं केवल 3 कक्षा 8 मार्श मगरमच्छों और 10 से अधिक कक्षा 7 मार्श मगरमच्छों को नियंत्रित कर सकती हूं। लिन युआन ने ताली बजाई, क्योंकि इसका मतलब था कि मार्श मगरमच्छों की ढाल अब अधिक सुरक्षित हो जाएगी। समय की जांच करने के बाद लिन युआन दलदली दुनिया से बाहर चला गया।
सुबह के 3 बज चुके थे। उसने आह भरते हुए कहा, मैंने फिर आधी रात तक जागकर काम किया। वह सोती हुई वेंडी को स्केल कॉन्क्यूबाइन को सौंपना चाहता था, लेकिन स्केल कॉन्क्यूबाइन अपनी बेटी को लेने से डर रही थी। इसलिए लिन युआन ने वेंडी को राइजिंग लिजर्ड की पीठ पर रख दिया ताकि वह वेंडी पर नजर रख सके। चूंकि दोनों ही प्रेरित थे, इसलिए राइजिंग लिजर्ड से वेंडी को कोई डर नहीं होगा। दलदली दुनिया में इलाके पर कब्जा कर लिया गया था और स्केल कॉन्क्यूबाइन के नियंत्रण में दलदली मगरमच्छों ने इलाके की रक्षा करना शुरू कर दिया था। हालांकि लिन युआन दलदली दुनिया में विस्तार करने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया था। दलदली दुनिया में विस्तार के लिए आवश्यक संसाधनों के लिए उसे मुख्य दुनिया में खोज करनी होगी। लिन युआन ने किल फूड स्काई बटरफ्लाई को दलदली दुनिया में छोड़ दिया, जबकि वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में लौट आया। एक बार जब वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस आया, तो लिन युआन ने अपने कीचड़ से सने कपड़े बदल लिए और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को छोड़ दिया। वह रात के बचे हुए समय का उपयोग दलदली दुनिया में अपने क्षेत्र के विस्तार की योजना बनाने में करने से पहले आराम करना चाहता था। लेकिन जब वह मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि हु क्वान तेजी से मेज पर कुछ बना रहा था। विकसित वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड हु क्वान के बगल में था। मुख्य हॉल में प्रकाश बंद था, लेकिन 99 5 फॉर्च्यून रांचू स्पिरिट साइफन गोल्डफिश से स्पिरिट क्यूई निकल रही थी, जो जेट बनावट वाले फर्नीचर से हल्की सी परावर्तित हो रही थी। हालांकि हु क्वान की वर्तमान परियोजना कहीं अधिक चमक रही थी। लिन युआन ने करीब से देखा और महसूस किया कि हु क्वान वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड के रेशम के साथ विभिन्न परिभाषित जीवन तत्व मोती बुन रहा था। हु क्वान ने 24 परिभाषित जीवन तत्व मोतियों को एक सुंदर श्रृंखला में बुना। लिन युआन मोतियों की माला को छूने से खुद को रोक नहीं सका। हु क्वान ने लिन युआन को देखा और मोतियों की माला को हवा में लहराते हुए कहा, लिन युआन, तुम मोतियों की इस माला के बारे में क्या सोचती हो? लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और हेवनली क्राफ्ट पेवेलियन एक संयुक्त नीलामी आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। मैं भीड़ को हिला देने के लिए इस परिभाषित जीवन मोतियों की माला को नीलामी में रखने की योजना बना रहा हूं। हालांकि ज्यादातर लोग स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों की इस माला को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी बाहरी परत मेरे द्वारा बनाई गई है, जो एक क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन है। लिन युआन ने हु क्वान को अंगूठा दिखाया और जवाब दिया, अंकल हु, आपके कौशल दिन प्रतिदिन बेहतर होते जा रहे हैं। धागे रेशम से भी अधिक मुलायम हैं। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के साथ संपर्क के हर बिंदु में एक हल्की गरिमामय हवा है, जो जेड बनावट वाली लकड़ी के लिए अद्वितीय है। न केवल आपने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के मूल्य को बनाए रखा, बल्कि आप बाहरी परत से आने वाली तेज चमक को भी दबाने में कामयाब रहे। उस समय लिन युआन के मन में एक विचार आया और उसने कहा, अंकल हूं, मैं आपसे कुछ मदद मांगना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आपसे 2 मदद मांगनी है। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और ब्रॉकेट बॉक्स निकाला, जो स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में मेज पर था। उसने हु क्वान के सामने बक्सा खोला। जब हु क्वान की नजर बक्से के अंदर पड़ी, तो उसकी आंखें लगभग खुली की खुली रह गईं। कक्षा 5 का आत्मा शिल्पकार होने के बावजूद हु क्वान कांपती आवाज में यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, लिन युआन, तुम्हें इतनी बढ़िया चीज कहां से मिली? कि आत्मा शिल्पकार के रूप में हु क्वान नियमित रूप से बहुमूल्य आध्यात्मिक सामग्रियों के संपर्क में आने का आदी था। लिन युआन में शामिल होने के बाद से हु क्वान आध्यात्मिक तत्वों के मामले में अधिक चयनशील हो गया था। अब उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 24 परिभाषित जीवन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती हथिया लिए, जो उसे पूरी तरह से अचेत कर देते थे। हालांकि जब हु क्वान की नजर बॉक्स के अंदर की सामग्री पर पड़ी, तो वह आश्चर्य से चीख पड़ा। वह पूरी तरह से अभिभूत दिख रहा था और बिना पलक झपकाए बॉक्स को देख रहा था। लिन युआन हु क्वान की प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि जब उसने पहली बार बॉक्स के अंदर क्या था, तो उसने भी वैसी ही प्रतिक्रिया की थी। यही कारण था कि उसने इसे बॉक्स में इतनी सावधानी से रखा था। जब लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को छांट रहा था, तो उसने पाया कि परिभाषित जीवन बाहरी परत वाले कीवत वाले मौलिक मोतियों का सबसे दुर्लभ प्रकार नहीं था। एक और प्रकार था जो दुर्लभ था।
7 एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित 1000 एलिमेंटल मोतियों में से लगभग सभी स्वर्गीय युवती श्रेणी तक पहुंच गए। 1000 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों में से लगभग 400 से 500 में एक बाहरी परत थी और लगभग 998% क्लाउड ड्रीम झील थे, जबकि 1% या 2% परिभाषित जीवन थे। बाहरी परत का प्रकार, जो परिभाषित जीवन से भी अधिक दुर्लभ था, वह केवल छोटे बॉक्स को भरने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन को अभी कुल संख्या ठीक से गिननी थी, लेकिन लगभग 100 मोती होने चाहिए। उस समय हु क्वान ने चकित और कांपती आवाज में कहा, लिन युआन, क्या आप मुझे कुछ बनाने के लिए ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोती का उपयोग करने के लिए कहने जा रहे हैं? लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया, आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आपने अभी जो मोतियों की माला बनाई है वह काफी अच्छी है। मैं इन ओवर द रेल कोरल स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों को एक लंबी चेन में पिरोना चाहता हूं, और जब भी मैं खाली होता हूं इसके साथ खेलना चाहता हूं। हु क्वान को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी देवता से टकरा गया हो, और वह बिल्कुल अवाक था। क्लाउड ड्रीम लेक के मौलिक मोती लोगों को ऐसा एहसास कराते थे मानो वे बादलों में एक बड़ी गर्म झील के बीच में हों। परिभाषित जीवन तत्व मोती में हर जीवित प्राणी की असाधारण आभा थी, और वे बेहद गंभीर दिखते थे। यही कारण था कि अनुभवी और शीर्षगुट परिभाषित जीवन तत्व मोती की मांग करते थे। लेकिन बाहरी परत चाहे किसी भी प्रकार की हो, दोनों ही उन पर नजर डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अचंभित करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोती स्पष्ट रूप से क्लाउड ड्रीम लेक और डिफाइंड लाइफ एलिमेंटल मोतियों की तुलना में अधिक उच्च श्रेणी के थे। ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोती में अचानक घूमने और मोड़ के आसपास होने का एहसास था। यह एहसास हड्डियों तक पहुंच गया। पहली नजर में ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोती अन्य एलिमेंटल मोतियों से अलग नहीं दिखते थे। यद्यपि वे अन्य मौलिक मोतियों की तुलना में कुछ अधिक चमकते थे, परंतु उनकी चमक बहुत फीकी थी। मौलिक मोतियों की हल्की चमक को निहारने से अचानक ही सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता था। यह ऐसा नजारा था जिसे देखकर कोई भी आनंदित हुए बिना नहीं रह सकता था। हु क्वान ने केवल ऐसे मौलिक मोतियों के बारे में पढ़ा था जिनमें मनोदशा को प्रभावित करने की शक्ति थी। जब उन्होंने पहली बार ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोतियों के बारे में पढ़ा तो वे उपहास करने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय लग रहा था। लेकिन अब हु क्वान उस व्यक्ति को पीटना चाहता था जिसने वह जानकारी लिखी थी जो उसने पढ़ी थी। यह बकवास है, जो आप नहीं जानते उसके बारे में मत लिखिए। ओवर द रेल कोरल तत्वीय मोतियों के बारे में प्राप्त जानकारी उनकी वास्तविक भव्यता के 10% के बराबर भी नहीं थी। जब लिन युआन ने देखा कि हु क्वान ओवर द रेल कोरल मौलिक मोती को छूने से कितना डर रहा था, तो उसने बॉक्स उसे सौंप दिया। 2 दुनियाओं से आने के बावजूद यह पहली बार था जब लिन युआन कुछ ऐसा बना रहा था जिसके साथ वह खेल सकता था। हु क्वान ने गटकते हुए डिब्बा लिया और ध्यान से हर एक का निरीक्षण करने लगा। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने लिन युआन से कहा, इनमें से 27 ओवर द बैम्स रेल कोरल एलिमेंटल मोती जल प्रकार के हैं, 27 पृथ्वी प्रकार के हैं, 27 वायु प्रकार के हैं और 26 अग्नि प्रकार के हैं। इस प्रकार कुल 107 ओवर द हैं रेल कोरल एलिमेंटल मोती बनते हैं। हु क्वान ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। लिन युआन, आप इन सभी ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोतियों से एक लंबी चेन बना सकते हैं। हालांकि 107 एक भाग्यशाली संख्या नहीं है, लेकिन अगर आप उनमें से केवल 99 को ही पिरोते हैं तो 8 बचेंगे। 108 एक बहुत अधिक भाग्यशाली संख्या होगी। क्या आप एक और ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोती पा सकते हैं? अगर यह अग्नि प्रकार का है तो प्रत्येक प्रकार की समान संख्या होगी, लेकिन कोई भी प्रकार ठीक रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे 108 बनाना है। लिन युआन ने अपना सिर खुजलाया। रेडियंस फेडरेशन में कई प्रकार की मनके वाली जंजीरें थीं, और वे सभी अपने तरीके से जटिल थीं। इनमें से कुछ धातु की जंजीरें थीं, कुछ पौधे प्रकार के फेये के बीज थे, अन्य दुर्लभ चट्टानें थीं, और कुछ जेड बनावट वाली लकड़ी से भी बने थे। यहां तक कि कुछ ऐसे भी थे जो हड्डी से बने थे।
लिन युआन को इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने गांव फेंक की 108 वेल प्रकार के फे टस्क मोतियों की श्रृंखला देखी थी। गार्ड ये बैंक्वेट में जाने से पहले उसने ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोतियों का यह बॉक्स एक साथ रख दिया था। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का एक नया बैच होना चाहिए और उनके बीच एक ओवर द ना के रेल कोरल मौलिक मोती को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में गया और जीनियस और विंड स्पीड रैपिड एंटेलोप को उसके साथ खोज शुरू करने का निर्देश दिया। जैसे जैसे उन्होंने खोज जारी रखी, लिन युआन ने पाया कि वहां असंख्य ओवर द रेल कोरल मौलिक मोती थे। हालांकि उनमें से कोई भी आग लगाने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने खोज जारी रखी। उन्होंने निर्णय लिया था कि यदि उन्हें अग्नि प्रकार का रेल कोरल तत्वीय मोती नहीं मिला तो वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि तत्वीय शेलफिश अंततः उसे उत्पन्न नहीं कर देता। चूंकि वह कुछ करने जा रहा था, इसीलिए उसे सबसे अच्छा चाहिए था, अन्यथा वह असंतुष्ट हो जाएगा और यह हु क्वान के 108 ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोतियों को एक साथ पिरोने के प्रयास को बर्बाद कर देगा। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र को विकसित हुए अभी केवल आधा दिन ही बीता था, लेकिन आत्मा क्यूई की सांद्रता में वृद्धि के कारण एलिमेंटल शेलफिश ने एलिमेंटल मोती का उत्पादन बहुत तेजी से किया था। जब जीनियस ने आखिरी ढेर को छांटा तो लिन युआन की नजर एक ज्वलंत लाल चमक पर पड़ी। उस क्षण ऐसा लगा मानो बादलों में लिपटी एक लंबे बालों वाली लड़की अचानक प्रकट हो गई हो। यह अग्नि प्रकार का स्वर्गीय युवती श्रेणी का तात्विक मोती एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उत्सर्जित करता था और इसमें एक अकथनीय मायावी शक्ति थी। बादलों से सजी लंबे बालों वाली लड़की की भूतिया आकृति ने पूरे मौलिक मोती को अति सुंदर बना दिया। लिन युआन ने पहले कभी इस बाहरी परत के साथ स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती नहीं देखा था। यह संभवतः स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की सांद्रता बढ़ने के बाद ही प्रकट हुआ था। संयोगवश यह अग्नि प्रकार का था और मोतियों की माला पूरी करने के लिए उसे इसकी आवश्यकता थी। एक विशेष बाहरी परत के साथ यह अग्नि प्रकार का स्वर्गीय युवती श्रेणी का मौलिक मोती अंतिम स्पर्श के उद्देश्य की पूर्ति भी कर सकता है, अर्थात मोतियों की माला के केक पर चेरी की तरह। लिन युआन ने स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती को आत्मा लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर ले लिया। जब हु क्वान ने लिन युआन को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ अपनी आध्यात्मिक उठते देखा तो वह जानता था कि लिन युआन अग्नि प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती की खोज कर रहा था। उसने जल्द ही लिन युआन को एक जीवंत लाल बाहरी परत के साथ एक स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती का उत्पादन करते देखा। जिस क्षण उसने बाहरी परत के भीतर बादलों में सजी एक स्वर्गीय युवती को देखा, हु क्वान खुद को रोक नहीं सका और बोला, अरे क्या यह पौराणिक स्वर्गीय युवती स्लीट है जो ओवर द रेल कोरल से बेहतर है? यह नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि केवल 10% शुद्ध स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती में स्वर्गीय युवती स्लीट बाहरी परत हो सकती है। लिन युआन, मुझे जल्दी से बताओ, क्या कोई दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री है जो तुम्हारे पास नहीं है? लिन युआन ने हल्की सी मुस्कान प्रकट की। उस प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उन्होंने विषय बदल दिया और कहा, अब हमारे पास 108 हैं। अंकल हूं, आप ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोतियों की माला को पूरा करने के लिए हेवनली मेडन स्लीट एलिमेंटल मोती का उपयोग करने के बारे में क्या सोचते हैं? हु क्वान ने तुरंत अपने पैर पर थपकी दी और चमकती आंखों से कहा, केवल ओवर द रेल कोरल स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों की एक माला ही काफी प्रभावशाली है। इसे देखने वालों के दिलों को छूने के लिए यह काफी होता। हालांकि यह इसमें जोड़े गए स्वर्गीय युवती स्लीट स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होता। ओवर द रेल कोरल की बाहरी परत मूड सेट कर सकती है, जबकि स्वर्गीय युवती स्लीट ध्यान का केंद्र होगी। यह एक पेंटिंग को अंतिम रूप देने जैसा है ताकि उसे जीवंत बनाया जा सके। लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। जब हु क्वान ने लिन युआन की बात सुनी तो उसके चेहरे पर अनिच्छा के भाव उभर आए। लिन युआन, मैं अब तुम्हारे लिए मोतियों की माला बना सकता हूं। मुझे कल सूर्योदय से पहले यह काम पूरा कर लेना चाहिए। हालांकि मेरे तरीके
इन 108 खजानों के साथ न्याय नहीं करेंगे। मैं अपने अधीनस्थों को आने देने से पहले तहखाने के सामान्य डिजाइन और निर्माण को पूरा करने की योजना बना रहा हूं। फिर मैं खुद को बंद कर पाऊंगा और मोतियों की माला बनाने के लिए अपने सभी स्पिरिट क्राफ्ट्समैन कौशल का उपयोग कर पाऊंगा। यह मेरे जीवन की सबसे कीमती वस्तु हो सकती है। लिन युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि हु क्वान भी वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा उसने लाल चंदन की लकड़ी से बनी मछली की टंकी बनाते समय किया था। लिन युआन हु क्वान के मोतियों की माला बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा का विरोध नहीं कर रहा था। हालांकि उन्हें लगा कि हु क्वान एक मामले में गलत था। अंकल हु, हम कभी भी उन मूल्यवान संसाधनों के शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे जिन तक हमारी पहुंच है। मेरा मानना है कि मेरे पास जो दुर्लभ आध्यात्मिक संसाधन हैं और आपकी आत्मा शिल्प कौशल दोनों ही बढ़ते रहेंगे। हु क्वान हंसने लगा। जब वे क्लास 4 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन थे तो उन्होंने यह मान लिया था कि क्लास 5 वह सर्वोच्च स्तर है जिस तक स्पिरिट क्राफ्ट्समैन पहुंच सकता है। लेकिन एक बार जब वह कक्षा 5 का आत्मा शिल्पकार बन गया तो हु क्वान ने विभिन्न कक्षा 5 के आत्मा शिल्पकारों के बीच विसंगतियों की खोज की। उदाहरण के लिए, हु क्वान हाल ही में क्लास 5 स्पिरिट क्राफ्ट्समैन बना था। उनमें जितनी भी प्रतिभा थी वे उन लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे जो दशकों से श्रेणी 5 के स्पिरिट शिल्पकार थे। एक बार जब वह कक्षा 5 का आत्मा शिल्पकार बन गया तो हु क्वान धीरे धीरे आत्मसंतुष्ट हो गया। चूंकि वह कक्षा 5 में पहुंच गया था, इसलिए उससे अधिक शक्तिशाली लोगों की क्षमताओं में ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन लिन युआन की बात सुनने के बाद हु क्वान को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। वह एक आत्मिक शिल्पकार के रूप में अपनी महत्वाकांक्षा को कैसे खो सकता था, जो जीविकोपार्जन के लिए अपने शिल्प कौशल पर निर्भर था। उन्होंने 107 ओवर द रेल कोरल एलिमेंटल मोती और हेवनली मेडन स्लीट एलिमेंटल मोती पर एक बार फिर से नजर डाली और उनके दिमाग में कई तरह के विचार आए। हु क्वान मास्टर हांग शेन से पूछना चाहता था कि क्या वह लकड़ी बुनाई हाउस सेंटीपीड का पालन पोषण कर सकता है ताकि वह नई बुनाई तकनीक सीख सके। हु क्वान ने खुद को संभालते हुए कहा, लिन युआन, तुम मुझसे कोई एहसान नहीं मांग रहे हो, मैं ही लाभान्वित हो रहा हूं। तुमने दूसरा एहसान किस बारे में कहा? लिन युआन ने हु क्वान से पूछा। चाचा हूं, क्या आपने दलदली दुनिया के बारे में सुना है? हु क्वान ने जवाब देने से पहले ही ठिठक कर कहा, मैंने निश्चित रूप से दलदली दुनिया के बारे में सुना है। क्या आपके दूसरे उपकार का दलदली दुनिया से कोई संबंध है? लिन युआन ने सिर हिलाया और जवाब दिया, चाचा हूं, मेरे उपकार का दलदली दुनिया से कुछ लेना देना है। मैं आपके कुछ सक्षम आत्मा शिल्पकारों को उधार लेना चाहूंगा। युआन कुछ सक्षम आत्मा शिल्पकारों को उधार लेना चाहता था और उन्हें ज्वेल्ड गुफा गोल्डन टॉड से बने कीमती हथियार में दलदली दुनिया में ले जाना चाहता था ताकि वे 3 पहाड़ों से घिरे क्षेत्र में निर्माण शुरू कर सकें। उन्हें ज्वेल्ड केव गोल्डन टॉड में ले जाकर वह उन्हें स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के बारे में पता लगाने से रोक सकेगा। लेकिन एक बार जब वे दलदली दुनिया में पहुंच गए तो थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति यह पता लगाने में सक्षम हो गया कि वे कहां हैं। जब हु क्वान ने लिन युआन को दलदली दुनिया का जिक्र करते सुना तो उसे पता था कि यह मामला महत्वपूर्ण था। अधिक जानकारी मांगने के बजाय हु क्वान ने तुरंत जवाब दिया, स्वर्गीय शिल्प मंडप में पहले से ही 500 आत्मा शिल्पकार हैं। उनमें से अधिकांश वर्ग 3 के योग्य आत्मा शिल्पकार हैं। मैं कल उनके साथ बैठक करूंगा। क्या आपके पास उनके लिए कोई अन्य आवश्यकताएं हैं? लिन युआन ने इस प्रश्न पर विचार किया। उसके पास कोई शर्त नहीं थी, लेकिन वे वर्ग 3 के आत्मशिल्पकार दलदली दुनिया में काम करने जा रहे थे। अनुबंध उन्हें बांध नहीं सकते थे और मनुष्य हमेशा अप्रत्याशित होते थे। हालांकि दलदली दुनिया का मामला बहुत महत्वपूर्ण था और इसका कोई संकेत भी लीक नहीं हो सकता था। इसलिए दलदली दुनिया में प्रवेश करने वाले आत्मा शिल्पकार कुछ समय के लिए वहां रहेंगे। लिन युआन भी उनके बलिदान के लिए मुआवजा देने में कोई कमी नहीं रखेगा। अंकल हूं, मेरी बस एक ही विनती है, उन्हें अकेलेपन और समाज से अलग रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हु क्वान ने भौहें सिकोड़ी और लिन युआन ने कहा, इसलिए यह सबसे अच्छा है कि आप उन लोगों को चुनें जिनके पास परिवार नहीं है और जिन पर कोई निर्भर नहीं है। लेकिन मुआवजे के तौर पर
मैं उन्हें उनके बाकी जीवन के लिए उनकी इच्छाओं के अनुसार कोई भी कांस्य महाकाव्य प्रदान कर सकता हूं। मैं उन्हें उनके लिए आवश्यक संसाधनों में से एक वर्ग उच्च भी दूंगा। हु क्वान को अब लिन युआन के उद्देश्य का सामान्य विचार मिल गया था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जिन आत्मा शिल्पकारों के पास परिवार हैं, उनके लिए भी लिन युआन के प्रस्ताव को ठुकराना मुश्किल होगा। यहां तक कि कक्षा 4 के सृजन मास्टर्स को भी सृजन मास्टर्स से पूछने में परेशानी हुई, जो उनके लिए कांस्य महाकाव्य फेयस का पोषण करने के लिए तैयार थे। लिन युआन का प्रस्ताव उन्हें शेष जीवन के लिए आश्वासन देगा। विभिन्न आत्मा शिल्पकारों को उनके विभिन्न वर्गों के अनुसार भुगतान और व्यवहार किया जाता था। एक बार जब उनके पास कांस्य महाकाव्य फे की आपूर्ति करने के लिए लिन युआन होगा, तो वे एक वर्ग उच्चतर संसाधन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब यह था कि श्रेणी 3 के स्पिरिट शिल्पकारों को श्रेणी 4 के स्पिरिट शिल्पकारों के बराबर वेतन दिया जाएगा, आंशिक जाएगा, जबकि श्रेणी 4 के स्पिरिट शिल्पकारों को श्रेणी 5 के स्पिरिट शिल्पकारों के बराबर वेतन दिया जाएगा। शिल्पकार अमीर बन जाएगा। हु क्वान ने पूछा, लिन युआन, क्या उन्हें हमेशा के लिए समाज से अलग होना पड़ेगा? लिन युआन ने सिर हिलाते हुए जवाब देने से पहले कुछ सोचा। उन्हें 1 दशक तक दूर रहना होगा। लिन युआन के बड़े होने और दलदली दुनिया में पर्याप्त प्रगति के लिए 10 साल का समय पर्याप्त होगा। लिन युआन का मानना था कि जो आत्मा शिल्पकार उसके लिए 1 दशक तक काम करेंगे, वे सभी उसके प्रति वफादार हो जाएंगे। हु क्वान ने फैसला किया कि उसे साइन अप करना ही होगा। अगर वह कांस्य महाकाव्य फय के जीवन काल को हाथ से जाने देता है, तो यह एक बहुत बड़ा बर्बाद अवसर होगा। आत्मा की जागृति के इस युग में मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहे और 1 दशक कुछ भी नहीं था। लिन युआन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम 10 साल तक समाज से दूर रहने के बदले में बहुत कुछ कर रही हो? कोई भी इसमें भाग लेना चाहेगा। अंकल हूं। इस समय के दौरान मैं स्काई सिटी और हेवनली क्राफ्ट पैवेलियन के लिए उपयुक्त परियों से लैस शीर्ष स्पिरिट क्राफ्ट्समैन के एक समूह को विकसित करने की योजना बना रहा हूं। इन स्पिरिट क्राफ्ट्समैन को पूरी तरह से वफादार होना चाहिए, इसलिए 10 साल की छुट्टी का जिक्र तुरंत न करें। हु क्वान ने मन ही मन सोचा, कल की मीटिंग में उन बदमाशों में से किसे इतना बड़ा मौका मिलेगा। लिन युआन अपने कमरे में वापस आया और उसने देखा कि चिमी वापस अपने परी रूप में बदल गई थी और बिस्तर पर फैलकर सो रही थी। लिन युआन ने धीरे से चिमी को उठाया और उसे तकिए पर रख दिया, इससे पहले कि वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से नींद में सोए जीनियस को बुलाए। उसने जीनियस और चिमी को कंबल से ढक दिया। आकाश धीरे धीरे उज्जवल हो रहा था और उसने वेंडी के लिए विषैले सांप जैसे परी खरीदने के लिए स्टार वेब पर लॉगिन किया। वह दुर्लभ जीवन रूप मंडप में गया और नीलाम हो रहे सांप प्रकार के परियों की खोज शुरू कर दी। लिन युआन ने सांप प्रकार के परियों के लिए 2 शर्तें रखी थीं। उन्हें बेहद जहरीला और आकर्षक होना था। वे सभी मिलकर वेंडी के सांप के बाल बन जाएंगे। इसलिए लिन युआन नहीं चाहता था कि प्यारी वेंडी बदसूरत हो जाए। दुर्लभ जीवन रूप मंडप में कई सांप प्रकार के परी थे, इसलिए लिन युआन के पास जल्द ही 10 से अधिक उम्मीदवार हो गए। वह स्टार वेब से बाहर आया और बिस्तर पर पीछे झुक गया तथा अपनी पलकें नीचे झुकाते हुए चिमी और जीनियस को सहलाने लगा। वह कल सुबह दलदली दुनिया में अंतहीन गर्मी को ले जाने वाला था और ईथरियल जेलीफिश के टेंटिकल द्वारा चिह्नित क्षेत्र में बैरन रिवर और नर्किड बर्ड को रोकने वाला था। वह कुछ उच्च श्रेणी के फे एसेंस रक्त को तैयार करने वाला था और इसे दलदल में डालने वाला था ताकि मार्श मगरमच्छों को आकर्षित किया जा सके, जिन्हें मेडुसा स्नेक डेमन नियंत्रित करने में सक्षम होगा। आलीशान ढंग से सजाए गए अध्ययन कक्ष से धमाके की आवाज आ रही थी। अध्ययन कक्ष में प्रत्येक वस्तु में गरिमा की अत्यंत फीकी छटा थी। जब उसने धमाके की आवाज सुनी तो एक खिन्न भाव वाली महिला ने कहा, पिताजी, उसे मारना बंद करो। मियाओ झो की आत्मा अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर आप उसे मारते रहेंगे तो वह मर जाएगा। सफेद दाढ़ी वाले उस बुजुर्ग सफेद आदमी ने फूलदान को और भी तेजी से घुमाना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था जैसे वह मारने पर आमादा हो। वह मुड़ा और उदास भाव से उस महिला पर चिल्लाया, किसने मुझे पूरे विश्वास के साथ बताया कि उसे लॉर्ड बैम्बू मोनार्क के साथ मौका मिला है?
और तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लॉर्ड बैम्बू मोनार्क के राज्याभिषेक के तरीके की नकल करने की हिम्मत कर सको? मियाओ क्यूई की कटु अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। पिताजी, आप सबसे बेहतर जानते हैं कि मैंने क्या पहना था और गार्ड ये बैंक्वेट में क्यों पहना था। ये मत भूलिए कि आपने मुझे गार्ड ये बैंक्वेट में कनेक्टेड बीस्ट पार्क के प्रतिनिधि के रूप में भेजने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल किया था। मैं इस मामले में आंशिक रूप से जिम्मेदार हूं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मियाओ क्यू गंभीर भाव से उस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रही थी। मियाओ क्यूई के शब्दों में उसके पिता के प्रति सम्मान का पूर्ण अभाव था, जो कनेक्टेड बीस्ट पार्क के नेता थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने मियाओ क्यूई का मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। हालांकि उसने फूलदान को और भी तेजी से घुमाया और उसे मियाओ झुओ पर पटक दिया। मियाओ झुओ पसीने से लथपथ था और पीड़ा में कांपने के बावजूद उसने खुद का बचाव करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि खुद का बचाव करने से बुजुर्ग व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाएगा और उसे और भी ज्यादा पीटा जाएगा। शीर्ष श्रेणी 4 सृजन मास्टर के रूप में मियाओ क्यू कनेक्टेड बीस्ट पार्क के मुख्य सदस्यों में से एक था। इस प्रकार बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी बेटी होने के बावजूद उसकी भावनाओं के प्रति चिंता दिखानी पड़ी। मियाओ क्यू अब और वहां बैठकर मियाओ झुओ को मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को रोकते हुए कहा, पिताजी, हालांकि मियाओ झुओ ने परेशानी खड़ी की है, फिर भी वह एक शीर्ष श्रेणी 3 क्रेशन मास्टर है। एक युवा शीर्ष श्रेणी 3 क्रेशन मास्टर परिवार के लिए एक संपत्ति है। क्या आप वाकई उसे मारने जा रहे हैं? दूध गिर गया है और आपने अपना गुस्सा निकाल दिया है। हमें गुस्से में मियाओ झुओ को चोट पहुंचाने के बजाय स्थिति को कैसे बचाया जाए, इस बारे में सोचना चाहिए। जब उसने स्थिति को बचाने का जिक्र किया तो उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। हालांकि उसे और मियाओ झुओ दोनों को गार्ड या बैंक्वेट से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन स्थिति की पूरी जानकारी मियाओ परिवार के बुजुर्गों को पता चल गई थी। उसने भी इसके बारे में सुना था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग फुक्सियांग की बुरी किस्मत का बांस सम्राट पर इतना गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मिडनाइट पैलेस में वांग फुक्सियांग का सामना करते समय मियाओ क्यू ने कमजोर प्रदर्शन किया था, क्योंकि उसके पास दिखाने लायक कोई ताकत नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि बांस सम्राट वांग फुक्सियांग से कितना प्यार करता था। इसके बावजूद मियाओ क्यू ने वांग फुक्सियांग को वे अपमानजनक शब्द कहने का साहस किया और वांग फुक्सियांग को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब जिया चेन ने बाहर आकर वांग फुक्सियांग की स्थिति की पुष्टि की तो मियाओ क्यूई ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। वांग फुक्सियांग का अपमान करने के कारण मिडनाइट पैलेस से बाहर निकाल दिया जाना मियाओ क्यूई के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपमान था। उसने सभी शीर्ष एवं अनुभवी गुटों के सामने स्वयं को शर्मिंदा कर लिया था। यह संभव है कि अन्य परिवारों में उसके कनिष्ठों को इस बात का पता चल गया हो और वे उसका मजाक उड़ा रहे हों। वह इस बात पर नाराज कैसे न होगी? मियाओ क्यू ने प्रार्थना की कि बांस सम्राट की हालत उसकी सोच से भी बदतर हो। जब तक उसकी हालत खराब होती जाएगी, वांग फुक्सियांग की भी अंततः मृत्यु हो जाएगी। मियाओ क्यू ने बांस सम्राट का पीछा करने का साहस किया, क्योंकि उसने उसके अधीन एक विषय पर शोध किया था और उसकी मदद की थी। बांस और उसका परिवार वांग फुक्सियांग से दूर रहेंगे, बांस सम्राट उनके पीछे नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा वांग फुक्सियांग बांस सम्राट की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल मियाओ परिवार को डराने के लिए करेगा। मियाओ परिवार की भूमिका क्रिश्चियन मास्टर्स की दिशा में थी। यदि उन्हें डराया भी गया तो भी उन पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। इसलिए गार्ड ये बैंक्वेट में हुए हंगामे का एकमात्र परिणाम यह होगा कि उसे अपमान सहना पड़ेगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि मियाओ झुओ सुन निंगजियांग के साथ परेशानी शुरू कर देगा। यह ठीक भी होता, क्योंकि युवा शिष्यों के एकत्र होने पर अक्सर हाथापाई हो जाती थी। जब तक परिणाम बहुत गंभीर नहीं होते तब तक प्रमुख गुट इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते। फिर भी मियाओ झुओ ने चंद्र महारानी के शिष्य का अनादर किया था और मुख्य रक्षक ये के शिष्य को उसका तिरस्कार करने पर मजबूर कर दिया था। इस घटना के कारण
फर्नेस स्टोन मेटल और फोर बीस्ट्स टेरिटरी ने कनेक्टेड बीस्ट पार्क के साथ अपनी साझेदारी भी रद्द कर दी थी। जाहिर है वे अब कोयलिंग ड्रैगन्स वैली के साथ काम कर रहे थे। कोयलिंग ड्रैगन्स वैली और कनेक्टेड बीस्ट पार्क हमेशा से ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वास्तव में कोयलिंग ड्रैगन्स वैली पिछले कुछ समय से एक कदम आगे चल रही थी। मियाओ परिवार ने कोयलिंग ड्रैगन्स वैली तक पहुंचने के लिए कई वर्ष बिता दिए थे और यहां तक कि कंडेंस फेरी ऑन ऑर्चर्ड को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि मियाओ जुओ की गलती के कारण कनेक्टेड बीस्ट पार्क को कोयलिंग ड्रैगन्स वैली ने पूरी तरह से हरा दिया था। इससे कनेक्टेड बीस्ट पार्क के कनेक्शनों का नेटवर्क बिखर गया, जबकि कोयलिंग ड्रैगन्स वैली का नेटवर्क मजबूत हुआ। यदि मियाओ जुओ को पहले ही बुरी तरह पीटा नहीं गया होता तो मियाओ क्यूई भी शायद कुछ वार कर सकती थी। अफवाह यह थी कि स्वर्ण कमल ब्रोकेड मोती, जिसे मियाओ परिवार के बुजुर्ग बहुत चाहते थे, चंद्र महारानी से आए थे। जैसे ही कनेक्टेड बीस्ट पार्क चंद्र महारानी से मिलने जा रहा था और उनसे कुछ गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती मांगने वाला था, मियाओ जुओ ने चंद्र महारानी के शिष्य का अपमान किया था। इसलिए चंद्र महारानी का भी अपमान किया गया था। ऐसी स्थिति में कोई रास्ता नहीं था कि कनेक्टेड बीस्ट पार्क गोल्डन लोटस ब्रोकेड मोती मांगने के लिए लीनिंग मून माउंटेन पर जाने की हिम्मत कर सके। चंद्र महारानी के गुस्से को देखते हुए वह कनेक्टेड बीस्ट पार्क को भी निशाना बनाना शुरू कर सकती है। बचाव कैसे? एल्डर्स ने पूरी दोपहर इस पर चर्चा की और कुछ भी नहीं कर पाए। भले ही हम स्थिति को बचाने के लिए कोई योजना बना लें, लेकिन कौन झुके हुए चांद के पहाड़ पर जाने की हिम्मत करेगा? अगर यह स्थिति पूरी तरह से हल नहीं हुई तो हमारी सभी भावी साझेदारियां प्रभावित होंगी। सबसे खराब स्थिति में हमारी सभी साझेदारियां रद्द हो जाएंगी। भले ही वे सभी रद्द न हों, लेकिन गुटों के बीच कनेक्टेड बीस्ट पार्क की स्थिति कमजोर हो जाएगी। यह सब इस बदमाश की वजह से है, मियाओ जेनशान ने कहा। मियाओ जेनशेन के शब्दों ने मियाओ क्यूई को अवाक कर दिया। उस समय जेंग का युआन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, दादाजी मास्टर, मुझे लगता है कि मेरे पास एक योजना है। मियाओ जेनशेन और मियाओ क्यू ने जब झेंग का युआन की बात सुनी तो वे भौंचक के रह गए। वे उसे डांटने ही वाले थे, लेकिन उन्हें याद आया कि अन्य बुजुर्ग गार्ड ये भोज के दौरान जो कुछ हुआ था उसका प्रत्यक्ष विवरण चाहते हैं। हालांकि उन्होंने उसे गंभीरता से लेने की योजना नहीं बनाई थी। इस घटना के कारण पूरा मियाओ परिवार आपातकालीन स्थिति में था। जेंग का युआन इस बारे में क्या कर सकता था?